हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता और जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और मैं आपके लिए आज यूपीएससी आरओ के सॉल्व पेपर लेकर आई हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए देखिए आज का क्वेश्चन। ये सॉल्व पेपर है फ्रेंड, पिछले ईयर आए हुए हैं एग्ज़ाम में, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे यूपी एलडीए हो या प्री मेंस हो, पीसीएस हो। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा, CR एटली ने, विंसटन चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो ये ऑस्टिन ने कहा है। क्या कहा है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? तो किसने दी कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो निर्मात्री पूछा गया है, यानी निर्माणकर्ता के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, VN राव, TT कृष्णामाचारी? तो फ्रेंड VN राव थे। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा बनाने की स्वीकृति दी गई थी फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, फास्ट देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन? तो कौन थे फ्रेंड? डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 राइट है ये। नागरपालिका भाग 9 है ये। क्या है कि मुझे रोमन अंक में दिक्कत है। तो और निर्वाचन भाग तो फ्रेंड जिसको रोमन नहीं आता होगा वो करके जाइएगा, ठीक है, इसे 9 कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो निर्वाचन भाग 15 ये तो करेक्ट है, ठीक है। और भाग 9 नगर पालिका भाग 9 में है, बिल्कुल राइट है। नागरिकता भाग 2 में है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 7 में नहीं है। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और देखिए इसको मिलाना है फ्रेंड, आप बताइए कौन सा ऑप्शन कैसे मैच करेंगे। इसको थोड़ा सा ये लीजिए, छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए संविधान का भाग 15 इसमें है,
तो संविधान का भाग 15 किस में है? ये निर्वाचन में है, बिल्कुल राइट है। ये क्या हो गया? तो ये बिल्कुल राइट है। तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खैर मिलाते हैं। और संविधान का भाग 14 किस में है? तो 14 3 में हो जाएगा, मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें। और संविधान का भाग 17 किस में है? तो देखते हैं किस में है। 2 में है, ये राजकीय भाषा से है। ठीक है, और संविधान तो भाग 18 फ्रेंड आपात उपबंध से है। ठीक है, इस तरह राइट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे रोमन अंक में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है फ्रेंड? 7वीं अनुसूची का संबंध है संघ राज्य तथा समवर्ती सूची से है। और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? 1 का 3 किस में है? तो 3 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन की संभावना खत्म हो जाएगी सही होने की। तो 2 बच रहे हैं हमारे, 1 का 3 और 2 का 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2। ठीक है, 7वीं अनुसूची का संबंध संघ राज्य तथा समवर्ती सूची से, और 8वीं अनुसूची का भाषा से, 9वीं अनुसूची का कुछ नियमों का विधि मान्यकरण से, 10वीं अनुसूची का दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? नियोजन की बात हुई है, तो नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें, 42वें या 44वें? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। अभी आप ये देख के भी आ रहे हैं प्रश्न को, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन या उपयुक्त में से सभी के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे मतलब नोट्स हैं फ्रेंड, एक नोट्स है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? खैर इसमें उद्देशिका दिया गया है। ठीक है, उद्देशिका दिया गया है, लेकिन मुझे ये करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक, तो फ्रेंड खैर करेक्ट है, ये उद्देशिका करेक्ट है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट क्यों है? क्योंकि 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी हुई थी, जब इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, सामान्य तौर पर इसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, या प्रस्तावना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ये संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो जनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में कौन सा एक नहीं है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का हो। तो फ्रेंड कौन सा है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा एक नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान मतलब एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं मान्य है हमारे गणतंत्र में। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल राइट है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी राइट है। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी राइट है। ठीक है, तो रॉन्ग कौन सा है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के सम्मान एक ही व्यक्ति में निहित हो। फ्रेंड फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जल्दी कवर किया जाए। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो पहले आरोही क्रम पूछा गया, तो पहले किस राज्यों का निर्माण हुआ? नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का लास्ट में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1947, 51, 56 या 66। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? तो आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? 20, 25, 30, या कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो 20 फ्रेंड, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीटें आवंटित हैं या आरक्षित हैं। ठीक है, तो किसको प्राप्त है फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो संसद को प्राप्त है फ्रेंड। ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 19, 17, 23 या 24। तो 24, अनुच्छेद नंबर 24। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसी एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 29 या 32। तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 19 सा में, या अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है 19 में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी देखा आपने कि प्रेस की स्वतंत्रता का नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में ये भी राइट होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है 19 अनुच्छेद में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A या अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? तो 19(1) और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने की बात करता है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये देखिए अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, या सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, या राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, या धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और ये कोड दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि तीनों बातें सही है और ये फोर्थ सही नहीं है। तो केवल एक यही बात सही है, ऑप्शन ए। तो 1, 2 और 3, फोर्थ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने के से सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन को मौलिक अधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या अनुच्छेद 14 तथा 16? ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित किया गया है, करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो 14 और 16 में याद कर लीजिएगा। ये सब कुछ समान मिलना चाहिए, समान वेतन, समान कार्य। कहीं कहीं पर जैसे महिलाओं को कार्य तो बराबर करना पड़ता है पुरुषों के बराबर, लेकिन उन्हें वेतन कम दिया जाता है। तो इन सब की बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 14 और 16 में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो अनुच्छेद 20 में ये बातें स्पष्ट कही है कि एक गलती के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर। अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में हुआ है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध, ये इसमें नहीं है, 23 में नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 में। तो ये सारा सही है और केवल बी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1971 में, 76 में या 1979 में या 1981 में? तो 1976 में, सॉरी 1976 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार
एक मूल अधिकार है, एक विधि अधिकार है। ए तथा बी दोनों है, ना तो ए है और ना ही बी है, तो दोनों है फ्रेंड। यह एक मूल अधिकार और विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है, सूचना का अधिकार। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 16 से 20। तो संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 और 18। ठीक है, 14 और 18। और ये आरओ में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो क्या है फ्रेंड? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य या सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार। तो फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में यह बात कही गई है। और किस में कही गई थी? किस में यह कही गई थी? तो अभी हम देख के आ रहे हैं 14 से 16 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 से 16। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो देखिए कौन सा सुमेलित है बताना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, बिल्कुल राइट है ये। अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार, बिल्कुल। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो महानिषेध या गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यह चीज़ नहीं है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं है, तो फिर किसकी बात है? इसमें बच्चों के मजदूरी करने की बात को लेकर तत्व है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो मुफ्त कानूनी सलाह यह संविधान में बाद में जोड़ा गया। और किस में जोड़ा गया? तो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत में लास्ट में यह जोड़ा गया है। जब मतलब संविधान के बाद में, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद में यह जोड़ा गया है, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 42वां, 44वां, 46वां या 48वां। तो अनुच्छेद 42वां। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और एक ऑप्शन आपको इधर मिलेगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसको इधर मिलेगा आपको, एक ये ऑप्शन है। यह किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ऐसे ही तो कोई बात है नहीं,
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, राइट। ठीक है, ये रहा। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह सही नहीं है, बाकी सारा सही है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये सारी बातें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 20 हैं? तो 11 हैं फ्रेंड। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? तो फ्रेंड क्या सही होगा? संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल की बात नहीं है, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राइट होगा। और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो 1, 3, 4, ठीक है, ये सही है। और सही क्या नहीं है? तो राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो दिल्ली तथा पुडुचेरी हैं फ्रेंड। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, कौन कौन से हैं? तो दिल्ली पांडुचेरी, कंफ्यूज नहीं होना और ना ही भूलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, और हम थोड़ा फास्ट चलते हैं जिससे मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन को पढ़ने की सबसे पहले प्रैक्टिस करके जाना है हमें, वरना पेपर छूट सकते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए वक्तव्य एक कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए कथन देख लीजिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अहर्तित होगा। और अगला कारण है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति है। तो क्या करेक्ट होगा? तो दोनों बातें सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बातें सही हैं? तो ऐसा नहीं है, दोनों चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात राइट नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल ए राइट होगा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है,
भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, या भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद का त्याग, अपदस्थीकरण, मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है फ्रेंड, तो चारों सही हो जाएगा। कूट में दिया गया है 1, 2 या 1 सही, तो आप समझ लीजिए चारों बातें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 70, 72, 74 या 75, तो 75 इज राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, या संघ के मंत्री प्रधानमंत्री प्रसाद प्रयत अपने पद धारण करेंगे? तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, केवल ए सही होगा। सबसे इजी क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये चारों लोग नियुक्त हुए हैं फ्रेंड, एक से अधिक बार। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, चारों लोग। तो 63 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं। तो आई होप हमारे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक से भी अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? एक से अधिक, ठीक है। तो अभी हम देख के आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट हैं, गुजारी लाल नंदा भी और इंदिरा गांधी भी राइट हैं। ठीक है, नहीं जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे ना, तो ऑप्शन सी इसमें राइट है फ्रेंड। 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो ये दोनों लोग नहीं हैं। ठीक है, तो 3, 4, 5 राइट हो जाएगा हमारा। एक से अधिक समयांतर के बाद प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में से कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे ये, जबकि प्रधानमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल कितना रहा आप कमेंट कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं? तो नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोकवित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में या उपरोक्त सभी संरक्षक के रूप में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो संसद की होती है फ्रेंड, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पर टीका टिप्पणी करे। और अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किसे भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्याय अभिकर्ता को, या फिर महान्यायवादी को, या महाअधिवक्ता को। तो विधि किसे समझा जाता है फ्रेंड? महान्यायवादी को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, या उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो केवल ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पर आ चुके, 17 नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में किसके प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध या पारसी। तो आंग्ल भारतीय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय। ठीक है, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं, आप जानते भी होंगे। तो मैं 2 बार इसलिए प्रश्न को पढ़ रही हूँ क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 550 या 555। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती या बीबी गरी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो मावलंकर जी हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है मतलब कितने सदस्यों को? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राज्यसभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का। ठीक है, एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा की बात हुई है तो 30 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राज्यसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? बताना है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति प्रदेन अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष हम पहले भी देख के आ रहे हैं क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति का प्रदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन कहा गया और जबकि दूसरे को कारण। तो कथन देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण है उसके यथासंभव मतलब 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, क्योंकि कथन और कारण बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं,
फिर वही बात है कथन कारण की। तो कथन है फ्रेंड, कथन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण है इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों की यात्रा करनी पड़ी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों बातें बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोनों ए और आर सत्य हैं, परंतु आर ए की एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। बातें दोनों सही हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धन विधेयक देखिए फिर से, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया? कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, या संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, या जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा धन विधेयक प्राप्त कर होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने, मतलब धन विधेयक प्राप्त हो जाए उसके बाद कितने दिनों में आप इसे लोकसभा को वापस कर सकते हैं? तो 14 दिनों के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही पूछा है? ठीक है, तो वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ये गलत है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बात गलत है। सॉरी, अच्छा हाँ गलत है, सही पूछा है ना। तो यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पर आ चुके हैं फ्रेंड, और इसके आगे का भी हम प्रैक्टिस सेट इसी तरह कराते रहेंगे। अगर आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे या कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा की संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, दोनों की बात हुई है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त रूप से मतलब साथ ही बैठक करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा से समझ लेना, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और कुल दिया गया है। तो आप यहाँ से देखिए करेक्ट वाला देखिए, 15 लोकसभा में लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं? 15। राज्यसभा में 7 होते हैं और कुल मिलाकर 22 होते हैं। 15 7 22 हो गया। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला लिया जाए तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है?
अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 या अनुच्छेद 139। देखिए कितनी बड़ी बात है कि संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत या अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है। मतलब ये कुछ भी करते रहे, हम जांच नहीं कर सकते। ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 122। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये बात इन्होंने खुद बता दी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, मतलब किस प्रकार होती है ये भी बताना है। तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, या लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, थोड़ा सा आंसर दिखाने से अच्छा एक चीज़ ये होता है कि बिल्कुल राइट पढ़ा रहे हैं। कई बार, हाँ ये बात सही है, कई बार टीचर बड़ी बड़ी, आपने चैनलों पर देखा होगा, बड़े से बड़े चैनलों पर आंसर गलत बताते हैं। तो ये बेहतर तरीका है कि आंसर को दिखा के पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, या संसदीय कानून। ठीक है, तो न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक ढांचा या न्यायिक व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो प्रतिबंध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, या राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 राइट हो जाएगा। 1 3 4 2 सही नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 219। तो अनुच्छेद 213। प्रश्न क्या पूछा है कि राज्य के राज्यपाल ठीक है, राज्य के राज्यपाल संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के लिए अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब उनकी छुट्टी के दौरान ये अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। तो 213 के अंतर्गत, अनुच्छेद 213। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? मतलब किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 40 से 400, 50 से 450, 50 से 500 या 60 से 500। तो 60 से 500 क्या पूछा है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या हो सकती है तो 60 से 500। और किस अनुच्छेद के दौरान या अनुसार यह बात कही गई, तो अनुच्छेद नंबर 170। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा एक सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों बातें बिल्कुल राइट है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो जाते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। और सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल राइट है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी राइट है। तो राइट क्या नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे भाई, समस्त कार्य उन्हीं की सलाह पर क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा फ्रेंड, सही नहीं है पूछा गया। वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति। तो किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आकस्मिक निधि के लिए। ठीक है, आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो किसी भी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए इज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो एक माह से अधिक तक नहीं, या 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी, मतलब 3 महीने से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे रिट याचिका को कहा जाता है। तो हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या को वारंटो। ठीक है, तो मैंडमस है फ्रेंड, फिर से देख लीजिए। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह एक ऐसा कार्य करे जिससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे रिट याचिका को कहा गया मैंडमस। कितना उलझाऊ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239। तो अनुच्छेद 241। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, और इधर दिया है ए तथा बी दोनों। अगला ऑप्शन, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, वो कट गया है फ्रेंड, आंसर कट गया था, है ना, आंसर कट गया है। ठीक है, 2 इधर 3 ही दे दिया गया है, तो ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए।
और 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद 101 से हम कल देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।